Good morning, students. I am Dr. Indermal Goyal. Today in this video, we will discuss about accounting entries on issue of shares of a public company and the face value of share, the price of the share is payable in 3 installments. For this purpose, we will take one example for better clarification. It will also consist of the concept of allotment on pro rata basis. आज के इस वीडियो में हम एक कंपनी द्वारा इशू किए जाने वाले शेयर्स, उससे रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज, इशू का ओवर सब्सक्रिप्शन होना और फिर प्रो रेटा से अलॉटमेंट की हम बात करेंगे। तो आप अपना कॉपी और पेन साथ में रखिए और क्वेश्चन लिखेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। एक्स कंपनी लिमिटेड इशू इशू 10,000 equity shares of rupees 10 each payable on application rupees 3, on allotment rupees 5, and on first and final call rupees 4. You know, the face value of share is rupees 10 and the total amount to be realized by the company is 3 plus 5 plus 4 is equal to 12 हो रहा है। It means the issue price of the share is more than rupees 10 face value. Rupees 2 extra is to be treated as premium and it will be called an issue at premium. जब एक कंपनी अपने अंशों का निर्गमन अंशों के अंकित मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर करती है तो इसे अंशों का प्रव्याजी पर निर्गमन कहते हैं, प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। एंड प्रीमियम रिसीव्ड बाय द कंपनी इज ए प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर। प्रीमियम पे शेयर को सक्सेसफुली इशू वही कंपनी कर सकती है जिसका मार्केट में अच्छा गुडविल होता है। तो आप ये देखिए, एक्स कंपनी लिमिटेड है ना, 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले ऑफ रुपीज 10 ईच, मतलब ये फेस वैल्यू है ईच, पेबल ऑन एप्लीकेशन रुपीज 3, on allotment rupees 5 and on first and final call rupees 4। तो 3 कॉल होगी, 3 इंस्टॉलमेंट होगी। अब एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 24,000 शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ 24,000 शेयर्स के लिए, उसमें से 4,000 इनकम्प्लीट एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एप्लीकेशन इज 4,000। फुल अलॉटमेंट 4,000 एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड बैलेंस वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा। ठीक है, तो 4,000 एप्लीकेशन, उसमें से अगर हम घटा दें तो पीछे बचेगी 20,000 एप्लीकेशन। remaining application 20,000।
उसमें से कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करा है तो अलॉटमेंट भी 10,000 ही हो सकता है। तो जितना शेयर इशू करा है उतना शेयर ही अलॉटमेंट होगा, उतने शेयर के एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल हो जाएगी। तो लेस ट्रांसफर टू कैपिटल 10,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी और बाकी जो 10,000 की एप्लीकेशन मनी है वो एडजस्टेड इन अलॉटमेंट हो जाएगी। तो अब हमें एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज है। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ 24,000, टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड इज 10,000। इशू 10,000 है तो अलॉटमेंट 10,000 से ज्यादा नहीं होगा और नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड है 24,000, उसमें से 4,000 एप्लीकेशन पर रिजेक्टेड। तो जो शेयर एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी उसको हमें पहले ही माइनस कर देना, पीछे बचे हमारे 20,000 एप्लीकेशन, रिमेनिंग एप्लीकेशन हुआ 24,000। ये नंबर्स ऑफ शेयर है, उसमें से ट्रांसफर टू कैपिटल कंपनी ने जितने शेयर इशू करे उतना ही शेयर अलॉट होगा और उतनी शेयर की एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी। तो आप देखो 24,000 में से माइनस किया हमने 4,000 पे, तो ये 20,000 बचा। 20,000 में से फिर 10,000 पे माइनस किया तो पीछे एडजस्टमेंट एडजस्टेड इन अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 शेयर होगा। ठीक है, अब इसको आप सबको 3 रुपीज से मल्टीप्लाई करो एप्लीकेशन मनी से। तो आप देखिए, if application money is 3 each and actual number of share applied is 24,000, how much amount is realized? It is 72,000. 24,000 into 3, it is 72,000. उसमें से 4,000 शेयर कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए तो उसकी एप्लीकेशन मनी है वो रिजेक्ट रिफंड हो जाएगी, वो 12,000 हो जाएगी। उसके बाद 20,000 एप्लीकेशन बची, 20,000 शेयर को 3 से गुणा किया, एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज तो इट इज 60,000। अब उसमें से भी 10,000 into 3 है ना, वो ट्रांसफर टू कैपिटल हो गया 30,000 रुपीज एंड बाकी 30,000 है ना वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो ये वर्किंग नोट भी है और क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, पेबल ₹3 on application, 5 on allotment and 4 on first and final call। तो इस तरह से 3 किस्तों में कंपनी रुपए ले रही है। तो 3 किस्तों में ले रही है तो टोटल अमाउंट होगी कितनी, 12 रुपए। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कि प्रीमियम पे इशू करा, बट व्हेन यू टोटल अप द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द एप्लीकेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर, द एक्सेस अमाउंट रियलाइज्ड इज कॉल्ड एज प्रीमियम। तो ये प्रीमियम पे निर्गमन हो गया। अब प्रीमियम एप्लीकेशन मनी के साथ में या अलॉटमेंट मनी के साथ में या फर्स्ट कॉल मनी के साथ में, ये भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो अनलेस अदरवाइज गिवन इट विल ऑलवेज बी अज्यूम्ड दैट द प्रीमियम इज पेबल विद अलॉटमेंट मनी। तो जो प्रीमियम की रिसीव्ड होगा वो अगर लिखा है एप्लीकेशन के साथ 1 रुपया मिल रहा है और 1 रुपया अलॉटमेंट के साथ, तो वैसे करना होगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हमेशा हम यही मानेंगे कि प्रीमियम की राशि जो है अलॉटमेंट मनी के साथ मिली। अगर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर इज मोर देन फेस वैल्यू तो ये माना जाएगा कि वो शेयर प्रीमियम पे इशू करा गया है। तो कई बार क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग और जो वैल्यूज है हम कैलकुलेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें समझना होता है कि वो इशू एट पार है या इशू एट प्रीमियम है। तो इस क्वेश्चन से हमें पता लगा कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, उसके बदले में 24,000 एप्लीकेशन आई। फिर कंपनी ने अलॉटमेंट तो 10,000 से ज्यादा कर नहीं सकती है, तो फिर क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, 4,000 शेयर को दोबारा रिजेक्ट कर दिया, तो 24 में से 4 गए, पीछे बचे 20,000। अब 20,000 एप्लीकेशन को ना जो है ना कंपनी ने 10,000 शेयर अलॉट किए, क्योंकि जितने इशू करे उससे ज्यादा अलॉटमेंट कभी नहीं कर सकते। तो बताओ प्रो रेटा क्या हुआ, ये प्रो रेटा इस तरह से हो जाएगा, प्रो रेटा एप्लीकेशन कितनी थी उसके बदले में कितने शेयर अलॉट किए, ये इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो प्रो रेटा कहलाता है। तो यहां कंपनी ने ना 20,000 शेयर की बदले में 10,000 शेयर दिया, तो प्रो रेटा क्या हो गया, 40 से 40 2:1, यानी कि
जिस व्यक्ति ने 2 शेयर अप्लाई किए, कंपनी ने उसको 1 शेयर दिया, ये यथानुपात कहलाता है, प्रो रेटा। तो कौन से ग्रुप से निकलेगा? जिसमें फुल अलॉटमेंट ग्रुप अगर होता है तो उसका कोई प्रो रेटा नहीं होता है। जो शेयर रिजेक्ट हो गए उनका कोई मतलब ही नहीं, उनका पैसा कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। और बाद में कितनी एप्लीकेशन के अगेंस्ट में कितना नंबर ऑफ शेयर अलॉट किया, इनके बीच जो रेशियो होता है ना, वो प्रो रेटा कहलाता है। और प्रो रेटा सिर्फ इशू ओवर सब्सक्राइब होता है ना तभी निकलेगा। व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन? ये अंशों का अति विधान क्या होता है? जब एक कंपनी द्वारा निर्गमित किए गए अंशों की संख्या से ज्यादा संख्या में कंपनी को शेयर खरीदने की एप्लीकेशन मिलती है तो वो अंशों का अति अभिदान कहलाता है। ये आपको मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था। और यहाँ पे भी ये सिचुएशन है ओवर सब्सक्रिप्शन की। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे, पब्लिक ऑफर किए हैं सिर्फ 10,000, लेकिन एप्लीकेशन आई है 24,000 की। अब कंपनी ने क्या किया? जो 4,000 इनकम्प्लीट एप्लीकेशन थी उनको तो रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद में 20,000 एप्लीकेशन पे 10,000 शेयर दिया। तो ये 2 के बदले में 1 हो गया। 20,000 अनुपात 10,000, 20,000 की एप्लीकेशन पे 10,000 दिए। तो ये इनका जो अनुपात है ना वो यथा अनुपात कहलाता है। वाई दिस स्ट्रेटेजी इज फॉलो? व्हेन द शेयर्स आर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन देन इट विल बी ए जस्टिफाइड मेथड ऑफ अलॉटमेंट। इसमें कोई भी शेयर होल्डर है वो नाराज नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भी कोई शेयर अलॉट किए, किसी ने 500 शेयर अलॉट किए तो अप्लाई करे, सॉरी अगर किसी ने 500 शेयर अप्लाई किए तो उसको 250 शेयर मिल जाएगा। किसी ने 400 शेयर के लिए एप्लीकेशन दी थी तो उसको 200 शेयर मिल जाएगा। तो ये 50% अलॉटमेंट हो गया, ये प्रो रेटा हो गया, ये यथानुपात हो गया। और इसमें जितने भी लोगों ने जिनकी भी एप्लीकेशन सही पाई गई थी, एज पर नॉर्म्स थी, उन सबको एप्लीकेशंस का 50% अलॉटमेंट हो गया। तो एवरी एप्लीकेंट विल बी हैप्पी एंड द डायरेक्टर हैज नॉट चीटेड एनीवन, दे डिड नॉट गॉट एनी अनड्यू एडवांटेज ऑफ देयर पोजीशन। तो ये ट्रांसपेरेंट एंड फेयर पॉलिसी है। इट इज ए फेयर मेथड ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऑफ ए पब्लिक कंपनी। ज़्यादा विवाद तब होता है जब एक कंपनी हाईली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है, जिसका शेयर का बाजार मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए लोग बहुत अप्लाई करते हैं और ऐसी स्थिति में कुछ एक ग्रुप को ही सारे शेयर दे दिए जाएं और एक बड़े ग्रुप को एक भी शेयर नहीं मिले, तब लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि द डायरेक्टर हैव मिसयूज्ड देयर पावर एंड दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर ऑफ सच ए गुड कंपनी टू समवन हु आर इन द लिस्ट ऑफ देयर फेवर। तो ऐसा चार्ज नहीं लगेगा अगर प्रो रेटा से अलॉटमेंट किया जाता है। तो यथानुपात आधार पर आवंटन। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कितनी होगी तो मैंने आपको बताया था। अगर कोई शेयर इशू किया जाता है उसमें सारी जो इशू प्राइस है वो अगर एप्लीकेशन के साथ ही ली जाए तो फिर है ना वहाँ 2 ही एंट्री बनेगी। अगर वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2 किस्तों में ली जाए तो 4 एंट्री बनेगी और 3 किस्तों में ली जाए तो 6 एंट्री होगी। तो यहाँ पहली किस्त का नाम एप्लीकेशन मनी है, दूसरी का अलॉटमेंट मनी और तीसरी का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन मनी कितना रुपया मिला है? 72,000। तो जो जर्नल एंट्री बनाऊंगा मैं, इट विल बी लाइक दिस। फर्स्ट एंट्री आप लिख देंगे जर्नल ऑफ कंपनी, एंट्री नंबर 1 बैंक अकाउंट है, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी को कुल एप्लीकेशन मनी कितनी मिली? 72,000। तो ये फर्स्ट एंट्री 72,000 रुपीज से होगी और नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये फर्स्ट। आप भी नोट करते जाइए रजिस्टर में एक सारा मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको आप लिख के फिर आप सॉल्व करें और तभी आपको ये समझ में आएगा। फिर बुक में अपने एग्जाम्पल भी करो तो सर्टेनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसमें मैंने क्या क्या बातें बताई है? इशू ऑफ शेयर की बात है, 10,000 शेयर इशू करें और शेयर का जो टोटल फेस वैल्यू है ना और या टोटल इशू प्राइस है वो 12 रुपए हो रही है क्योंकि ये 3 किस्तों में लिया जा रहा है। और जब 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू करा तो इशू एट प्रीमियम हो गया, 2 रुपए का एक्स्ट्रा मिले तो वो कंपनी अलॉटमेंट के साथ लेगी। तो इसमें 5 रुपए जो अलॉटमेंट मनी है ना
इसमें 3 रुपए कैपिटल में होंगे और 2 रुपए प्रीमियम में होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो 24,000 एप्लीकेशन आई है उसमें से 4,000 शेयर जो रिजेक्ट कर दिए कंपनी ने उसका घटा दिया हमने, और ये रुपये के जैसा ये नंबर ऑफ शेयर 24,000, 4,000, 20,000, 10,000, 10,000। 24,000 एप्लीकेशन आई तो 3 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन बनी कितनी, 1 शेयर पे 3 रुपए, तो कंपनी को एप्लीकेशन के 72,000 रुपए मिले। 4,000 शेयर कंपनी ने बोला रिजेक्ट कर दिए क्योंकि वो इनकम्प्लीट थे, तो 4,000 × 3 रुपए एप्लीकेशन मनी के हिसाब से 12,000 रुपए वापस लौटा देगी कंपनी, तो पीछे बचे 20,000 शेयर एप्लीकेशन बची, उसमें 3 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए बचे हुए कंपनी के पास। लेकिन अब कंपनी को शेयर का अलॉटमेंट यथानुपात आधार पे करना है, तो जितने शेयर इशू करे 10,000 उससे ज्यादा कभी अलॉटमेंट नहीं कर सकती, तो यहाँ अलॉटमेंट कितना हुआ 10,000, तो 20,000 एप्लीकेशन पे कंपनी 10,000 शेयर का अलॉटमेंट करेगी। तो एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास अभी पड़ी है कितनी, 20,000 × 3 बराबर 60,000 रुपए, उसमें से 10,000 × 3 30,000 रुपए फिर कंपनी ने कैपिटल में ट्रांसफर कर दी, ये कंपनी की कैपिटल बन गई, और अभी ये 30,000 रुपए अभी भी कंपनी के पास पड़े, इसको लौटाए नहीं जाएंगे कंपनी द्वारा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं अलॉटमेंट के बाद जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी उसको लौटा देनी है तब तो लौटाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि जो ही किसी व्यक्ति को शेयर का अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर उसका अगली किस्त अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाती है, फिर अभी हम पहले वापस पैसे रिफंड करें और दूसरे दिन वापस कहेंगे तुम वापस भेजो हमारे पास, तो इट विल बी क्वाइट रिडिकुलस। इसलिए क्या करते हैं, इन केस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज ऑलवेज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी, तो बाद में उस व्यक्ति को रुपया कम देना पड़ेगा। आपको भी अगर क्वेश्चन में क्लियरली नहीं लिखा हुआ है तो इट इज ऑलवेज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज ऑलवेज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी व्हेन द शेयर आर अलॉटेड on pro rata basis when the issue is highly oversubscribed and amount is payable in installment। ये सब बातें होती हैं तब आपका इस तरह से एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखो पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन, इसमें टोटल एप्लीकेशन मनी कितनी मिली उससे होगी हमेशा एंट्री। अब दूसरी एंट्री में आपको ये 72,000 मिला ना, इसका हिसाब बताना है, ये आप वापस कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो सेकंड एंट्री ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इसे बोलते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन। तो जो ही शेयर का अलॉटमेंट हो जाता है, एवरी पिक्चर इज क्लियर एंड हाउ कंपनी हैज यूटिलाइज्ड एप्लीकेशन मनी, हाउ इट हैज ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट अकाउंट ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, तो वो सेकंड एंट्री बनेगी जो मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज में आपको बताया था। क्या होगी एंट्री, मैक्सिमम जो एंट्री होती है क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल टू प्रीमियम टू बैंक। तो अब यहाँ पे हमारी क्या होगा 72,000 में देखो आप इसको एडजस्ट करोगे तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 72,000 टोटल एप्लीकेशन मनी मिली है, सेकंड एंट्री में वापस 72,000 आपने कहां पर ट्रांसफर किए ये बताना। तो अब देखिए कैपिटल में कितने ट्रांसफर करेंगे हम, जितने रुपए जितने शेयर हमने अलॉट किए, ट्रांसफर टू कैपिटल 10,000 शेयर इशू करें, 10,000 ही अलॉटमेंट होगा, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकता। 10,000 × 3 30,000 रुपीज तो कैपिटल में ट्रांसफर हुए। उसके बाद में जो कंपनी ने 4,000 से रिजेक्ट किए उनके 12,000 पे रिफंड होंगे। तो देखो एप्लीकेशन मनी मिलने पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन, और ये पैसा अगर वापस रिफंड किया जाए लौटाया जाए तो रिवर्स एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये अलग अलग एंट्री भी की जा सकती है, लेकिन इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड हमें क्या करना है, इस तरह से अकाउंटिंग एंट्री करनी है जो अगर एक ही डेट को होती है तो टाइम कॉस्ट एंड लेबर को कैसे मिनिमाइज किया जाए। यही हमारा कॉमर्स का अकाउंटिंग का मेन कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि वी मस्ट ट्राई टू परफॉर्म एवरी एक्टिविटी इन सच अ वे दैट द टाइम कॉस्ट एंड लेबर इन परफॉर्मिंग ए टास्क इज मिनिमम। और यही जो है कॉमर्स की इकोनॉमिक्स की हमारी विशेषता है। कॉमर्स पढ़ने वाले लोग इसीलिए जो है उनको ज़्यादा वैल्यू मिलता है, बिकॉज दे ट्राई टू परफॉर्म एवरी एक्टिविटी इन वेरी गुड मैनर, in achievement oriented manner with efficiency and in efficient manner। तो यहाँ टू कैपिटल में 30,000 जो पैसा 4,000 के कंपनी ने लौटाया उसके लिए हमने देंगे वापस टू बैंक अकाउंट 4,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी 12,000 रुपए, और जो 30,000 रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ तो वी विल राइट हियर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
ये 30,000. So now you can see that the total amount received on application is 72,000 in the first entry, and in the second entry we have transferred 72,000 in 3 different accounts. टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जो पैसा कैपिटल का था कंपनी ने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया एप्लीकेशन मनी को, जो शेयर अलॉट हुआ उसमें, और जो शेयर रिजेक्ट हुए उसका पैसा वापस लौटाया, तो रिवर्स एंट्री टू बैंक हो जाएगा, और जो पैसा एक्स्ट्रा आया कंपनी के पास वो प्रो रेटा अलॉटमेंट के कारण कंपनी ने अलॉटमेंट के अगेंस्ट में रोक कर रखा है. तो ये अलॉटमेंट मनी एक तरह से कंपनी को ऑलरेडी मिल गई, और इसका नरेशन हो जाएगा कि एप्लीकेशन मनी है मतलब मनी और ट्रांसफर TRNS FERRED एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर. नाउ सी थर्ड एंट्री. थर्ड एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट ड्यू की. अलॉटमेंट मनी ड्यू होने पर एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. लेकिन अगर शेयर का इशू प्रीमियम पे किया गया है तो प्रीमियम को भी है ना अलॉटमेंट मनी के साथ ड्यू करेंगे. तो यहाँ देखिए 5 रुपए जो मिल रहा है कंपनी को अलॉटमेंट मनी है, इसमें 2 रुपया प्रीमियम, क्योंकि 10 का शेयर अगर आप 12 में इशू कर देते हो, इशू प्राइस है देखो 12 रुपया और फेस वैल्यू है कंपनी की 10 रुपए वाला शेयर है, तो ये 2 रुपए जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम. तो इसलिए क्या होगा, ये 2 रुपए जो है 5 में से 2 रुपया प्रीमियम का है और 3 रुपए कैपिटल का है. तो जो कैपिटल का पैसा है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और जो प्रीमियम का पैसा है वो प्रीमियम में जाएगा. तो ये अलॉटमेंट मनी ड्यू करने में एंट्री होगी. अलॉटमेंट मनी टोटल 5 रुपए ड्यू होगी. कितने शेयर में होगी? 10,000 शेयर. जितने शेयर इशू करें उतने शेयर की अलॉटमेंट मनी कॉल मनी की एंट्री होगी. आगे सारी सिर्फ फर्स्ट एंट्री होती है ना, वो एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड एंड एक्चुअल एप्लीकेशन मनी से होती है, और सेकंड एंट्री में भी एप्लीकेशन मनी का ही पूरा हिसाब बताना होता है. तो पहली और दूसरी एंट्री एप्लीकेशन मनी से होती है, और बाकी तीसरी चौथी पांचवी छठी एंट्री जो है ना, तीसरी चौथी अलॉटमेंट मनी से, और पांचवी छठी फर्स्ट कॉल मनी से, सातवीं आठवीं सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी जो होगी तो उसके अकॉर्डिंग होगी. तो यहाँ 5 रुपए का. तो देखो अलॉटमेंट मनी क्यों होने के बाद एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जाएंगे. यहाँ अलॉटमेंट मनी 5 रुपए है, 10,000 शेयर के 5 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए. फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 5 रुपए में आप देखिए 3 रुपए कैपिटल का पार्ट है, तो 10,000 शेयर टोटल है, तो 10,000 × 3 30,000 के कैपिटल में जाएंगे, और 2 रुपए एक शेयर पे प्रीमियम की राशि है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये 10,000 × 2 रुपया प्रीमियम का है, तो 20,000 हो जाएगा. और इसका नरेशन लिखोगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये थर्ड एंट्री. नाउ फोर्थ एंट्री, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ 3 इंस्टॉलमेंट है, तो फिर 6 एंट्री बनेगी टोटल. तो हमारी फोर्थ एंट्री होगी क्या? अलॉटमेंट मनी रिसीव की. तो अलॉटमेंट मनी कितनी हो रही है देखो टोटल 50,000, उसमें से 30,000 तो ऑलरेडी मिला हुआ है, हम ट्रांसफर कर चुके हैं. अब हमें कितना मिलेगा? 50,000 मिलना चाहिए अलॉटमेंट मनी, और 30,000 इज ऑलरेडी रिसीव्ड ड्यू टू प्रो रेटा एंड ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन. तो 30,000 रुपए ऑलरेडी कंपनी को अलॉटमेंट मनी मिला हुआ है. कहां से? एप्लीकेशन मनी से. तो अब कितने मिलेंगे? 20,000. तो जो फोर्थ एंट्री है ना, वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगी, एंड एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000. और नरेशन हो जाएगा बीइंग बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग बैलेंस ऑफ allotment money received. Now fifth entry for first and final call due. इस क्वेश्चन में 10 रुपए का टोटल फेस वैल्यू से 12 रुपए मिल रहे हैं और केवल 3 इंस्टॉलमेंट में मिल रहे हैं, इसलिए 6 एंट्री होगी. पहली किस्त का नाम हमेशा एप्लीकेशन मनी होगा, दूसरी किस्त को हम अलॉटमेंट मनी बोलेंगे, तीसरी किस्त ये फाइनल है इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वर्ड यूज होगा. और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए का है एक शेयर पे, राइट. तो 10,000 शेयर पे कितना होगा? 10,000 × 4 40,000 पे. एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होती है तो देखो कॉल मनी को हमने डेबिट किया और कैपिटल को क्रेडिट किया। कॉल मनी ड्यू होने का मतलब है कॉल मनी है ना कंपनी की कैपिटल बन गई, क्योंकि जो लोग शेयर अप्लाई करते हैं अगर उनको शेयर का अलॉटमेंट हो जाता है तो दे बिकम लीगली बाउंड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी whenever it is called by the company, whenever it is due for payment. So they become the owner of the company from the date of the allotment of share. अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर को अप्लाई करता है तो इसका मतलब नहीं है कि वो शेयर होल्डर बन गया। An applicant of share become the shareholder and owner of the company, partial owner of the company only after getting allotment of shares. अगर उसके शेयर रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो कंपनी का कोई अंशधारी नहीं बन जाता। सो वी कैन से दैट मियर अप्लाइंग द शेयर ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज नॉट ए गारंटी ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, क्योंकि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो ऐसी स्थिति में फिर जरूरी नहीं है कि आपको शेयर मिलेंगे ही, आपके शेयर कुछ रिजेक्ट भी हो सकते हैं और कुछ प्रो रेटा के कारण आपको आंशिक शेयर मिल सकते हैं और आपका जो एप्लीकेशन मनी आपने दी थी वो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी है हमारी 4 रुपीज, तो 10,000 into 4 is equal to 40,000 रुपीज ड्यू होगा और पूरे 40,000 मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई कॉल इन एरियर नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा होगी 200 शेयर के एक एप्लीकेंट ने एक होल्डर ने ना फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी तो 200 into 4 800 रुपये घटाकर बाकी के जो रुपये मिले हैं ना वो लिख देंगे, लेकिन यहाँ हमने कोई कॉल इन एरियर नहीं दिया है तो बस इसका अलॉटमेंट कॉल मनी ड्यू होने की नरेशन लिखेंगे being first and final call due, being first and final call due, right? और 6th entry और first and final call money received entry will be bank account debit to equity share first and final call, being first and final call received, first and final call received, amount हो जाएगी 40,000। So this is all about this question. There are 3 installments. Issue is at premium. Premium is payable with allotment money. Issue is oversubscribed. Some shares are rejected, and allotment is on pro rata basis. This is called as pro rata. 3 installment होगी तो 6 एंट्रीज बनेगी और जिन लोगों ने पैसा टाइमली दे दिया है तो वो सारा जितना ड्यू होगा उतना ही रिसीव हो जाएगा। और अगर कोई डिफॉल्टर शेयर होल्डर है अगर वो पैसा नहीं देता है तो जितने रुपए नहीं दिया उतना रुपया वो प्रोपोर्शनेटली नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे और बाकी वाला वो कॉल इन एरियर हो जाएगा और एंड ऑफ द ईयर हम कॉल इन एरियर की एंट्री करेंगे। कॉल इन एरियर की एंट्री क्या होगी? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अगर जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और इस तरह से ये कॉल इन एरियर की भी एंट्री होगी। कब होगी? जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि इतने शेयर के एप्लीकेंट ने ये पैसा कंपनी को नहीं दिया है। तो क्वेश्चन वापस एक बार फिर से बता दूं मैं, इट इज ए क्वेश्चन रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर ऑफ ए पब्लिक कंपनी। और क्वेश्चन क्या है? एक्स कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, payable ₹3 on application, 5 on allotment and 4 on first and final call। तो 10 रुपए के शेयर के बदले में कंपनी 3 + 5 + 4 कुल 12 रुपए ले रही है और एप्लीकेशन 24,000 शेयर की मिली। एप्लीकेशन वर इश्यूड फॉर 24,000 शेयर ऑफ विच 4,000 application were rejected and remaining applicants were allotted on pro rata basis and all the amount were received on due date। ये हमारा क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए ये मैंने वापस लिखा, ये 3 इंस्टॉलमेंट जो मिलेगी 10 की जगह 12 रुपए मिल रहा है, 2 रुपए एक्स्ट्रा मिले तो वो प्रीमियम हो गया। प्रीमियम की राशि का अलॉटमेंट हम
एडजस्टमेंट हमेशा अलॉटमेंट मनी के साथ करना है। अगर प्रीमियम के फर्स्ट कॉल के साथ हो प्रीमियम तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा, फर्स्ट और एप्लीकेशन के साथ हो तो उसके अकॉर्डिंग एंट्री हो जाएगी। जैसा मैंने आपको बताई थी, अगर मान लो एप्लीकेशन के साथ में प्रीमियम मिल जाए, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल तो सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जो प्रीमियम जब ड्यू होगा तो उस समय वो क्रेडिट कर देंगे। और बाकी अगर कुछ क्वेश्चन क्लियर नहीं दिया हो तो हमेशा यही मानेंगे कि प्रीमियम की राशि अलॉटमेंट के साथ मिलेगी। ये हमारा एजम्पशन है अकाउंटिंग की। और जब 10 कोई शेयर का टोटल अमाउंट रिसीव्ड है फेस वैल्यू से ज़्यादा मिल रहा हो तब हम ये मानेंगे कि वो शेयर है ना प्रीमियम पे इशू किए गए थे। तो 3 इंस्टॉलमेंट है तो 6 एंट्री बनेगी और एंट्री भी फिक्स है हमारी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन होगी, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि कोई भी कंपनी कभी भी 1 रुपया भी कैश में नहीं ले सकती। कंपनी का अपना बैंक अकाउंट होता है और बैंक अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। और जो जब लोग शेयर के लिए अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन के साथ में एप्लीकेशन मनी भी देनी पड़ती है, तो वो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी कहलाती है। और जब एक कंपनी शेयर का अलॉटमेंट करती है तो अलॉटमेंट के टाइम फिर वो एंट्री होती है वापस एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इससे एप्लीकेशन अकाउंट बंद हो गया और एप्लीकेशन मनी है ना वो कैपिटल में ट्रांसफर हो गई, 30,000 रुपये रिफंड हो गई और ये अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट कर दी। फिर थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू होने की होगी और वो होगी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इससे अलॉटमेंट का खाता खुल गया और कैपिटल कंपनी की बढ़ा दी हमने, मिलेगा पैसा बाद में। और जब वास्तव में पैसा मिला तो हमने किया बैंक अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट। तो आप देखिए कंपनी ने अलॉटमेंट मनी ड्यू तो हुई टोटल 50,000 रुपये, लेकिन यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट में मैंने 20,000 रुपये लिखे। क्यों लिखा, क्योंकि आप देखो 10,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आई थी, कंपनी ने उनका पैसा लौटाया नहीं था। 10,000 जो कंपनी के पास पैसा आएगा ना वो कंपनी ने रिटेन कर लिया, उसको अलॉटमेंट मनी के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लिया, ताकि बाद में उन लोगों को जिनको शेयर अलॉट हुए इतने रुपए कम देने पड़ेंगे। तो यही हुआ 30,000 इज ऑलरेडी रिसीव्ड एंड एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। दैट इज व्हाई एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इट इज ओनली 20,000 बिकॉज 30,000 इज ऑलरेडी रिसीव्ड। तो यहाँ ड्यू पूरे 50,000 करेंगे, 30,000 रुपये ऑलरेडी मिल चुके हैं तो अब 20,000 मिले। और बाकी यहाँ पे कोई क्वेश्चन में एरियर नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए क्या हुआ, जो 10,000 शेयर है उसमें 3 रुपीज के हिसाब से 30,000 रुपीज अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गई थी। और कॉल मनी कितनी है, 4 रुपीज पर शेयर है, तो 10,000 शेयर पे 4 रुपीज से 40,000 रुपीज ड्यू हुआ और 40,000 पूरा मिल गया। तो ये इस तरह से एक कंपनी का जो इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड एंट्रीज होता है। थैंक यू वेरी मच एंड वॉच द वीडियो, prepare your own notes, go through the books also, go through the example given in the books also, and write this